इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में सभी का मानना है कि इंग्लैंड बतौर फेवरेट उतर रहा है, लेकिन मेरा ओपिनियन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरा ऐसा मानना है, डंके की चोट पर मानना है कि टीम इंडिया इस सेमीफाइनल में बतौर फेवरेट एंट्री मार रही है और इंग्लैंड को बहुत भारी भरकम क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर वो टीम इंडिया को एडिलेड के मैदान पर टक्कर देना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कॉन्ट्ररी ओपिनियन क्यों दे रहा हूं, तो मैं आपको एक एक करके कई पॉइंट्स में समझाने वाला हूं कि क्यों अकॉर्डिंग टू मी टीम इंडिया स्टार्ट्स एज फेवरेट अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022। तो सबसे पहले आपको वीडियो को एंड तक देखना है और केएल राहुल की जगह क्या रोहित शर्मा को स्ट्राइक देनी चाहिए, डीके और पंत में से किसे खेलना चाहिए, क्या यूजी चहल को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए, सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लेइंग 11 के बारे में भी बात होगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल एडिलेड ओवल के मैदान पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा और एडिलेड के ऊपर मुकाबला होने का मतलब है कि टीम इंडिया ऑलरेडी अपने घर जैसी कंडीशंस में खेल रही है। हालांकि इंग्लैंड को भी उतना बुरा नहीं लग रहा होगा एडिलेड में यह मैच खेलने को लेकर के, क्योंकि इंग्लैंड की परेशानी रही है टीम इंडिया के स्विंग बॉलर्स, खास करके भुवनेश्वर कुमार जो कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के साथ साथ उनकी पूरी टीम का खूब शिकार करते हैं। अगर सबसे पहले आप टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हो तो यहां पर केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि रोहित शर्मा के इंजरी को लेकर के काफी ज्यादा स्केयर आया था जब उनके हाथ पर चोट लगी थी इन द नेट सेशन, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस भी की थी और वही पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, देन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई लोग यूजी चहल की एंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या सेमीफाइनल में हमें ऐसा देखने को मिलेगा? मुझे इसके चांसेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते हैं और उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो आप रविचंद्रन अश्विन से युजवेंद्र चहल को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि रविचंद्रन अश्विन आपको नंबर 8 पर बल्लेबाजी करके देते हैं। अब इसका कई लोग ये काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि आप फिर शार्दुल ठाकुर को खिला लो, दीपक चाहर को खिला लो, इतनी लंबी बैटिंग का क्या करोगे जब बॉलिंग से विकेट नहीं ले पाएंगे। एक तो ये T20 में विकेटें लेना बहुत ओवररेटेड है। अब आपको ये लग रहा होगा क्योंकि आप हमेशा ये सब सुनते रहते हो कि विकेटें लो, लेकिन T20 क्रिकेट में अगर आप इकोनॉमी रेट को रोक करके रखते हो और मैचअप्स के हिसाब से गेंदबाजी करते हो, वो ज्यादा बेटर होता है। अगर आप किसी ऐसे गेंदबाज को, खास करके यूजी चहल जो कि एवरेज 2 छक्के हर मैच में पाते हैं, उनको आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में लेकर के आते हो जहां पर वो बैटिंग से बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। और अश्विन और चहल में रविचंद्रन अश्विन इज अ सेफ कैचर देन युजवेंद्र चहल। एशिया कप का मैच याद करिए जहां चहल ने कैचेस छोड़े थे, उससे पहले भी वो आईपीएल में लगातार कैचेस छोड़ते रहे हैं। और नंबर 8 पर आपको बल्लेबाजी इसलिए चाहिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाऊं कि आप इंग्लैंड से इतना ज्यादा क्यों डरते हो, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी नंबर 8 नंबर 9 तक है। सामने वाली टीम जब उतरती है और वो देखती है कि भले ही सामने वाली टीम में विराट कोहली है, स्काई है, रोहित है, राहुल है, लेकिन यही 4-5 बल्लेबाज इनके हैं, उसके बाद नंबर 6 के बाद तो इनके पास चहल, अश्विन, अर्शदीप और भुवनेश्वर हैं, तो वो इस सोच के साथ जाते हैं कि अगर हमने ऊपर से 2-3 विकेटें चटका दी तो इस बल्लेबाजी लाइनअप पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देंगे और ये चाह कर भी बहुत ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। और इस सोच के साथ फिर वो अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेरी नंबर 9, नंबर 10 तक या नंबर 8 तक बल्लेबाजी करते हो जैसे कि इंग्लैंड करती है, तो फिर आप ना चाहते हुए भी डिफेंसिव हो जाते हो। आपको लगता है कि यार कितने ही विकेटें गिराओगे, कोई ना कोई आकर तो 30-40 रन बना ही देगा, तो इनको रोक करके रखो, इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम से रन ना बनाने दो, विकेट लेने के चक्कर में कहीं बहुत ज्यादा रन ना चले जाए। और इसीलिए नंबर 8 तक कम से कम आपको बल्लेबाजी की जरूरत होती है। वहीं दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खिलाने की भी बात चल रही है, लेकिन अगर दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से फिट है तो वो ही आपको सेमीफाइनल में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को अगर आप नंबर 6 पर खिलाते हो तो लोअर डाउन द ऑर्डर पेस हिटिंग, रेंज हिटिंग अगेंस्ट पेस बॉलिंग एक बड़ी कमजोरी टीम इंडिया की बन जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी के खिलाफ उतने ज्यादा काबिल नहीं दिखाई दिए हैं, उतने ज्यादा सेटिस्फाइड, उतने ज्यादा इजी नहीं दिखाई दिए हैं। तो दिनेश कार्तिक आपको वहां पर चाहिए ताकि आप हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर खिला सको और वो मोइन अली, आदिल रशीद जैसे खिलाड़ियों पर या फिर जिनकी थोड़ी कम पेस है उन पर थोड़ा सा अटैक कर सके, थोड़ा सा समय ले करके खेल सके। और इसीलिए आपको डीके चाहिए। ऋषभ पंत एक ही जगह पर खेल सकते हैं अगर टीम इंडिया ये फैसला ले
कि हम अक्षर पटेल को नहीं खिलाते, हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाते हैं और वो हमारा बल्लेबाज ऋषभ पंत होगा। लेकिन क्या टीम इंडिया ऐसा करेगी? मुझे इसके चांसेस भी बहुत कम लगाए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एडिलेड की यूज्ड विकेट पर मैच होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि एडिलेड की एक यूज्ड पिच पर मैच होने वाला है, तो स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है, यानी कि नई ड्रॉप इन विकेट नहीं लगाई जाएगी एडिलेड पर। जिस पर पहले मैच हो चुका है उसी को बेहतर कर इस पर मैच खेला जाएगा। अब अमूमन ऑस्ट्रेलिया में यूज्ड विकेट्स उतनी ज्यादा खराब नहीं होती हैं, लेकिन अगर यूज्ड विकेट का किसी को फायदा होगा तो वो टीम इंडिया होगी, क्योंकि इंडिया स्पिन को बेहतर खेलती है और इंग्लैंड की टीम को अगर उस लेवल की बल्लेबाजी की कंडीशंस नहीं मिलती तो वो टीम इंडिया के सामने स्ट्रगल करेंगे। ऐसे में अक्षर पटेल का लेफ्ट आर्म एंगल आपके बटलर, आपके लियम लिविंगस्टोन जैसे और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाजों के सामने बहुत काम आने वाला है। तो डीके की जगह तो नहीं खेल सकते ऋषभ पंत, वो खेल सकते हैं सिर्फ अक्षर पटेल की जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बदलाव होने वाला है। रही बात केएल राहुल की रोहित शर्मा की जगह पर स्ट्राइक लेने की, कि केएल राहुल बहुत ज्यादा डॉट बॉल खा रहे हैं, तो ये जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उसको क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा कम है। हाँ, थोड़ा सा और बेटर जरूर हो सकता है कि आप 6 गेंदों पर महज अगर स्ट्राइक रोटेट करने को देखो, अगर आप एक आध ओवर मेडन किसी मैच में खेल भी गए, आप बांग्लादेश वाले मैच की बात कर रहे हो जहां पर वो 5 गेंदों में 1 रन उन्होंने बनाया था, या फिर किसी और मैच की बात कर रहे हो जहां पर वो मेडन ओवर खेल गए थे, तो ये कंडीशंस ही मेरे भाई कुछ इस तरीके की हैं। यहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर द टॉप हिटिंग नहीं कर सकते हो। किसी भी ओपनिंग बल्लेबाज ने अभी तक इस टूर्नामेंट में उस लेवल की आग नहीं लगाई जितनी उनसे एसोसिएट की जाती है, चाहे जॉर्ज बटलर हो, चाहे एलेक्स हेल्स हो, चाहे फिंच हो, वार्नर हो, राहुल हो, रोहित हो, कोई भी हो। पाकिस्तानी ओपनर्स का देखो क्या हाल हुआ। इसलिए नहीं कि वो प्लेयर बहुत ज्यादा खराब है, यही प्लेयर दूसरी कंडीशंस में कितने रन बना करके आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस इस समय ठंड की वजह से कुछ ऐसी रही हैं कि ओपनिंग करना आसान नहीं हुआ है। और जिन मैचेस में केएल राहुल का क्रिटिसिज्म हो रहा है उसमें उन्होंने एंड में 150 के स्ट्राइक रेट से 50 बनाई है, तो आप शुरुआत में विकेट नहीं खोने देना चाहते। रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा तड़ा लगाने के चक्कर में आउट होते हुए हमें दिखाई दिए हैं, शुरुआत में वो भी कंफर्टेबल नहीं रहते। और रोहित के स्ट्राइक लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो रोहित शर्मा ही स्ट्राइक लिया करते थे, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर की वजह से उन्होंने स्ट्राइक लेना छोड़ दिया और केएल राहुल स्ट्राइक लेते हैं, बिकॉज केएल राहुल लुक्स आर लॉट मोर कंफर्टेबल देन रोहित शर्मा फेसिंग द लेफ्ट आर्म सीमर। और यहां पर सैम करन आपको ऊपर से मिलने ही वाले हैं, तो ये बहुत ही बुनियाद सी बात है। ये तो केएल राहुल को क्रिटिसाइज करने की बात है फॉर नो रीजन कि आपने 1 ओवर मेडन खेल लिया। अगर आप मैचअप के सामने अच्छा मेडन ओवर खेल के निकाल भी देते हो, उसके बाद आप लंबे रन बनाने की काबिलियत रखते हो, तो एट द मोमेंट वो ज्यादा बेटर डिसीजन है, बल्कि ना कि आप अपने मैचअप के सामने अपना विकेट फेंक करके चले जाओ। वहीं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑलरेडी डेविड मलान की जगह फिल सॉल्ट को खिलाने की बात कही जा रही है, और कुछ खबरें इस बात की ओर भी इशारा कर रही हैं कि मार्क वुड भी पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं। अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाते और इस मैच में वो हिस्सा नहीं लेते, उनको कुछ स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस की प्रॉब्लम बताई जा रही है, तो टीम इंडिया का पलड़ा बहुत बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा इंग्लैंड पर। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में कप्तान जॉर्ज बटलर के साथ हमें एलेक्स हेल्स, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड और आदिल राशिद खेलते हुए दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि अगर मार्क वुड नहीं खेलते तो इंग्लैंड की टीम उन्हें किससे रिप्लेस करती है, और उसके बाद स्पिनर्स इंग्लैंड के कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, खास करके विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के सामने, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेविड मलान की जगह पर फिल सॉल्ट को खिलाना एक अच्छा डिसीजन है, चाहे उनके इंजरी हो चाहे ना हो। फिल सॉल्ट को शुरुआत से ही इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, डेविड मलान से पहले, इन माय ओपिनियन। और उसके बाद बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों से भी इस टीम को अच्छे रनों की दरकार होगी। एडिलेड के मैदान पर मैच होने की वजह से मेरे हिसाब से टीम इंडिया का पलड़ा इंग्लैंड के ऊपर भारी हो जाता है। हालांकि अगर यहां पर ज्यादा स्विंग नहीं मिलती तो इंग्लैंड भी अपने चांसेस को थोड़ा फैंसी जरूर करेगा। और अगर आप एडिलेड ओवल के स्टैट्स देखो तो अभी तक 14 मैचों में से 7 मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम और 6 मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैचेस जीते हैं। लेकिन यह आंकड़ा डबल हो जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे बिग बैश लीग के स्टैट्स उठा करके अगर आप देखो तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो बहुत ज्यादा मैचेस यहां पर जीत रही है। और अगर यूज्ड पिच है तो आपको पहले बल्लेबाजी इस मैदान पर कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैच होता जाएगा आपके स्पिनर्स गेम में आते रहेंगे। खास करके अगर आप जॉर्ज बटलर के सामने, लियम लिविंगस्टोन के सामने, फिल सॉल्ट के सामने, हेल्स के सामने, एलेक्स हेल्स के साथ आप अक्षर पटेल के सामने गेंदबाजी करवा सकते हो। और उसके बाद आप रविचंद्रन अश्विन को बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम करन जैसे खिलाड़ियों के लिए बचा करके रख सकते हो, तो एक
अच्छा मैचअप भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और दोनों ही टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स अगर आप देखो तो यहां पर टीम इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता दिखाई दे रहा है इंग्लैंड पर। अभी तक दोनों टीमें 22 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से 12 बार इंडिया जीती है, 10 बार इंग्लैंड जीता है। लेकिन अगर आप लास्ट के 5 मैच देखो तो कहानी पूरी तरीके से इंडिया के पलड़े में झुकी हुई है, जहां पर 4 मैच टीम इंडिया जीती है और सिर्फ 1 मैच इंग्लैंड जीता है। अभी कुछ महीने पहले ही हम इंग्लैंड गए थे, जहां पर हमने उनको T20 सीरीज हराई, हमने उनको वनडे सीरीज हराई। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लैंड भारत के सामने थोड़ा सा पैनिक जरूर करेगा। थोड़ा लंबा समय भी हो गया है जब ये दोनों ही टीमें किसी मार्केट टूर्नामेंट के एलिमिनेटर यानी कि नॉकआउट मुकाबले में मिली हो। तो यहां पर मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है इंग्लैंड के ऊपर। एडिलेड का मैदान दोनों टीमों को बराबरी पर ला करके खड़ा करता है, लेकिन अगर आप मैन टू मैन मार्किंग देखो तो इंग्लैंड थोड़ा सा पीछे जरूर दिखाई दे रहा है टीम इंडिया से, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टीम इंडिया यहां पर अपना ग्रुप टॉप करके पहुंची है। अगर आप टॉप 10 बल्लेबाजों को देखो तो इस टूर्नामेंट में अभी तक इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज आपको वहां नहीं दिखाई देगा। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव भी उस लिस्ट में है, लेकिन इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी उस लिस्ट में नहीं है। और अगर आप गेंदबाजी में बतौर इकोनॉमी देखो तो इसमें भारत का भी कोई गेंदबाज नहीं है और इंग्लैंड से सिर्फ मोइन अली हैं जो कि अभी तक उन टीम्स के सामने गेंदबाजी कर रहे थे जो स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलते। और एक उसके साथ साथ यहां पर ESPN क्रिकइन्फो ने बहुत अच्छा इंपैक्ट प्लेयर का एक डेटा निकाला है, जिसमें सिकंदर राजा नंबर 1 पर है और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी उस लिस्ट में है। इंग्लैंड का फिर कोई खिलाड़ी उस लिस्ट में नहीं है और विराट कोहली भी टॉप 20 की इस लिस्ट में है, यानी कि मैच विनर्स टीम इंडिया के लिए थोड़े से ज्यादा निकल करके आए हैं। इंग्लैंड आयरलैंड से भी एक मैच हारा था, हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो मैन टू मैन मार्किंग में टीम इंडिया थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। KL राहुल निकल करके आए, विराट कोहली ने कई मैचों में मैच जिताए, अर्शदीप सिंह मैच विनर बन करके आए हैं, सूर्य कुमार यादव कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या की जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी अच्छा सपोर्टिंग रोल अदा किया था। भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बैकअप में शामी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मैन टू मैन मार्किंग में टीम इंडिया का पलड़ा मेरे हिसाब से इस समय इंग्लैंड के सामने बहुत भारी है। वहीं अब अगर एंड में मैं आपको कुछ मैचअप्स और दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स बताऊं तो मैचअप से स्टार्ट करते हैं। यहां पर भुवनेश्वर कुमार के सामने जॉस बटलर की सीटी बहुत बचती है और 8 इनिंग में 5 बार भुवी उनको आउट कर चुके हैं और सिर्फ 30 रन जॉस बटलर उन्हें बनाने में कामयाब हुए हैं उनके सामने, यानी कि बहुत तगड़ा मैचअप है भुवनेश्वर कुमार का जॉस बटलर के सामने। और भुवी नए गेंद से बॉल को स्विंग भी करवाते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत भी स्विंग हवा में हुई तो जॉस बटलर के कान वहां खड़े हो जाएंगे और भुवनेश्वर कुमार मोस्ट प्रोबेबली उनका शिकार जरूर कर लेंगे। वहीं आदिल राशिद को विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करवाई जाएगी और स्पिनर्स को भी मदद मिलने की थोड़े से चांसेस हैं। और आदिल राशिद ने T20 क्रिकेट में 8 इनिंग में सिर्फ 2 बार ही विराट कोहली का आउट किया है। उनका स्ट्राइक रेट 106 का है, यानी कि विराट कोहली बहुत खुलकर रन नहीं बना पाते हैं आदिल राशिद के सामने। और लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ साथ लेग स्पिनर के सामने थोड़ा सा विराट कोहली परेशान भी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ चल नहीं सकते, बल्कि एडिलेड के मैदान पर तो कोहली का बल्ला खूब ठीक ठाक गरजता है। इस मैदान से बहुत बड़ा लव अफेयर उनका रहा है और इसीलिए मेरे इंडिया के 3 की प्लेयर्स होने वाले हैं विराट कोहली के साथ सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह। अब सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पर किसी को कोई संदेह नहीं। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए नए बॉल से स्विंग करा रहे हैं, बीच में आकर के विकेट चटकाते हैं, डेथ ओवर में मोस्ट की गेंदबाज वो टीम इंडिया के हैं। तो ये 3 की प्लेयर्स मेरे हिसाब से इस बड़े सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं और भारतीय टीम को जिताने वाले हैं। वहीं इंग्लैंड के 3 की प्लेयर्स की बात करें तो जॉस बटलर के साथ सैम करन और मार्क वुड मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़े की प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि एडिलेड के मैदान पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस एक्स्ट्रा पेस लेकर के आते हो तो एक अनएक्सपेक्टेड सिनारियो में आप बल्लेबाज को ढकेल सकते हो। और जॉस बटलर जिनका अभी तक ये वर्ल्ड कप उनके लिहाज से ठंडा गया है और जैसे मैंने आपको बताया कि गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां शुरुआत में अच्छी रही है, रन बनाना उतना आसान नहीं रहा है, इसी वजह से बटलर का बल्ला भी शांत है। लेकिन अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, एडिलेड के मैदान पर मैच है, तो अच्छी बैटिंग विकेट पर वो जरूर कहर बरपा सकते हैं। सैम करन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और लेफ्ट आर्म एंगल होने की वजह से वो टीम इंडिया के सामने एक रोड़ा बन सकते हैं। ऐसे में दीज आर माय की प्लेयर्स फॉर बोथ द टीम्स।
तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप मेरी बताई गई बातों से सहमत हो। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा और एजुकेट करने में कामयाब हुआ होऊंगा। जो आप न्यूज में सुनते हो, जो आप दूसरे लोगों से सुनते हो कि किसको खिलाना चाहिए, कोई चहल चहल चिल्ला रहा है, कोई पंत चिल्ला रहा है, तो मैं आपको टीम मैनेजमेंट की और मॉडर्न T20 क्रिकेट किस तरीके से चल रहा है उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे का रीजन बताने में अगर मैं कामयाब हुआ हूं, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सपोर्ट माय वर्क। उसके साथ साथ आप टीम इंडिया की कौन सी प्लेइंग 11 देखना चाहते हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आप सेमीफाइनल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और इसी तरीके की एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।